साथियों, आज आप लोगों को बड़ा गहराई से विचार करना होगा कि हमारा देश आज की स्थिति में क्या है और आजादी से पहले का हमारे भारत का जो युवा था वो क्यों इतना राष्ट्रवाद के प्रति प्रबल दावेदारी ठोकता था, क्यों अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार हो जाता था, क्यों वो अपने परिवार के बारे में ना सोच करके, अपने बीमारी के बारे में ना सोच करके अपने आप को इस मट्टी के लिए खपा देता था। उसका मेन कारण पता आप लोगों को क्या था? जानते हो यहाँ पे जितने युवा साथी बैठे क्या कारण था उसका? बता पाएगा कोई? है किसी के संज्ञान में मामला? क्यों वो अपने आप को बलिदान कर देते थे? क्योंकि उनके दिमाग में और उनके दिल में और उनके नस नस में राष्ट्रवाद की जड़ें जो मजबूत करती थी उनकी माताएं करती थी, उनके परिवार के लोग करते थे। उनको सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुरानी उनको कहानियां सुनाई जाती थी और उसको कहा जाता था कि भारत जो है, अखंड भारत जो है हमारा, ये एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक ही चित्र रखा अखंड भारत का। क्या इसमें किसी देश की सीमाएं हमें नजर आ रही है? कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, कोई बता सकता है? ये हमारा असल में भारतवर्ष था। हमारे आयन फाउंडेशन की जो सोच है, इस अखंड भारत का सपना संजो करके चल रही है। उसके बीच में हमारे आज कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में युवाओं से संबंधित कोई भी समस्या होगी, उसके लिए कर्ण प्रताप सिंह और उसकी टीम पूरी यूं क्यों खड़ी नजर आएगी। साथियों, आज हमें जरूरत है उस बात पे विचार करने की कि आज हम भगत सिंह जी की आयु नहीं बता सकते कि कितने वर्ष में उन्होंने बलिदानी दी थी। बता सकता है? तालियां बजाओ जी उसके लिए। चंद्रशेखर आजाद जी ने कितनी आयु में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी थी? 45 वर्ष की आयु में। छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र संभाजी महाराज कितनी वर्ष की आयु में इस्लाम को कबूल ना करने के लिए बलिदान अपनी देकर के गए? कितनी वर्ष की आयु में? 32 वर्ष की आयु में। 32। अभी फिल्म देखिए ना, छावा किस किसने देखी है? देख ली? 32 साल की आयु में उनकी जीभ काट दी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके नाखून उखाड़ दिए गए। कितनी यातनाएं झेली। साथियों, ये गहन विचार का विषय है। ये विषय हम सबको आज ये मंच हमने बढ़ा दिया। 10-15 दिन से हमारी टीम लगी हुई थी। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस पूरी टीम का, जिन्होंने कदम से कदम मिला करके इस आयोजन को सफल आयोजन बनाने का काम किया। मैं आप लोगों को एक बात बड़ी गौर से आपको सुनने की बात आपके लिए, कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। हाथ कुछ नहीं लगा अगर डुबकी अभी अधूरी है। समय कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम। साथियों, आज क्या आप पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हो तैयार? समाज में कितनी बुराइयां आप देखते हो। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी समाज की जो है वो है हमारे युवा जोश जो है, हमारी राष्ट्र की जो रीढ़ है। एक तबका तो हमारा चला गया नशे की तरफ। पंजाब चला गया, चला गया नहीं जी, महाराष्ट्र चला गया, राजस्थान का युवा चला गया नशे की तरफ। समझ रहे हैं? उसके बाद एक तबका चल दिया हमारा विदेशों की तरफ। मैं आभार व्यक्त करता हूं नाटक मंडली का, जिन्होंने बड़ी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को विषय समझाए। समझ में आया ना वो विषय क्या था? वो आया समझ में? ये विषय इसलिए जरूरी है कि आज आप 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, 80-80 लाख रुपए खर्च करवाते हैं, माँ बाप के जमीन गहन रखवाते हैं, आपके माँ की अपनी टुम्बे रखवाते हैं। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा टैलेंट जो है विदेशों में जा रहा है। 2014 से पहले मैं आपको एक तथ्य बताता हूं कि हमारे देश में सिर्फ 7-8 यूनिकॉर्न होते थे। अरबोपति आदमी सिर्फ 7-8 थे जो बहुत पूरे देश का व्यापार घुमाते थे और ये सारी चीजें होती थी। लेकिन आज हमारे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 700 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां हमें बजानी चाहिए। हमारे देश का नेतृत्व आज ऐसे हाथों में है जहां पर हमें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जहां लिखा होता था कि कृपया करके लावारिस वस्तु को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है, उसके लिए वो नेम पट्टिका लिखने के लिए कितना बजट होता था? 1800 करोड़ रुपए। लेकिन आज वो बजट कहां यूटिलाइज होता है? हमारे बुजुर्गों के आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों की पेंशन जो आज बढ़ करके मिल रही है उसमें, और हमारे खास करके युवा साथियों के ऊपर जो बजट खर्च हो रहा है कि आप लोगों का जो व्यापार आप करना चाहते हो, क्योंकि किसी भी देश के अंदर
पूरी पॉपुलेशन का मेरे ख्याल से मात्र 2 से 5% के बीच में हम रोजगार सृजित कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो व्यापार की बात आती है, उसके लिए वो जो बजट आपके लिए यूटिलाइज करती है केंद्र की सरकार, वो आपके व्यापार को सुगम बनाने के लिए करती है। आज मुद्रास्फीति योजना के तहत आप सभी युवा साथियों के लिए केंद्र सरकार ने बिना किसी ब्याज दर के आपको लोन देने की सुविधा बना रखी है, बिना किसी लाग लपेट के। अगर साथियों आप लोग व्यापार करना चाहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार व्यापार करना चाहता हो और उसको बैंक की तरफ से कोई दिक्कत आती है या किसी प्रकार की ठगी चोरी की उसको ऑफर आते हैं, उसके लिए कर्ण प्रताप सिंह से आप सीधा संपर्क करें। आप लोग बहुत देर से यहां पर बैठे हैं, मैं ज्यादा बहुत सी बातें नहीं कहूंगा। आदरणीय कुलपति महोदय जी भी आए हैं और भी कार्यक्रम हैं इनके, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि साथियों, हमारे देश के अंदर ये जो विकट परिस्थिति आज खड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से हुई है? उसका मेन कारण था कि हम लोगों ने जिस टाइम वो समस्या उत्पन्न हो रही थी, उस टाइम उन समस्या को हल्के में ले लिया, उन समस्या की जड़ों पे हमने वार नहीं किया। लेकिन आजादी से पहले क्या होता था कि जिस प्रकार हम कहते थे ना, हमें अभी हमारे वक्ताओं ने भी सिर्फ 200 साल का हमारा गुलामी का इतिहास बताया, लेकिन वो 800 सालों का इतिहास बताना हम शायद भूल जाते हैं, जब हमें मुगलों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों ने इस्लाम के आगे अपने आप को न्यौछावर नहीं किया। ये सब चीजें जो है आज समाज के अंदर आप देखिए, वो परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और हैं। हमारे समक्ष जीवन जीने का सिर्फ 2 ही मौलिक सिद्धांत है आदरणीय गुरुजी, हमारे जीवन जीने के सिर्फ 2 ही मौलिक सिद्धांत हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही चीज होगी ना जी, 2 ही चीज है ना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ और बात नहीं जीवन की। लेकिन हमारा गौरवशाली इतिहास की तरफ अगर हम जान करके देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों चीजों के ऊपर हमारे बहुत महान ग्रंथ रखे हैं। आप नाम बता सकते हैं उनके, क्या क्या नाम है, बता सकते हैं हमारे ग्रंथों के नाम, जो हमें ये शिक्षा देता हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सचिन जी, हमारे दोनों महान ग्रंथ है कि महाभारत जो हमें बताती है कि हमें क्या नहीं बोलना, किस समय नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना, क्या नहीं करना, और हमारी रामायण जिसके रचयिता भगवान वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में भाई की संज्ञा क्या है, माँ की संज्ञा क्या है, पिता की संज्ञा क्या है, छोटे भाई के कर्तव्य क्या है। लेकिन आज हम भाग रहे हैं विदेशों की तरफ। मैं चैलेंज से कहता हूं, दुनिया की कोई भी किताब, गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत और रामायण के अलावा कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं बनी जो हमें जीवन जीने के मौलिक सिद्धांत बताए। सभी किताबें शिक्षा देती होंगी समाज को तोड़ने की। आज यहाँ पे सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है, वो उसका मेन कारण एक ही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा और छाती ठोक करके कहा कि आप सभी अपनी उंगली काट करके दिखाइए। सभागार में जब उपस्थित थे वहां पे लोग, उनको बोलने का जहां मौका दिया गया, उन्होंने चाकू निकाल करके कहा और अपनी उंगली काट करके दिखाई। तो उन्होंने कहा कि मेरी उंगली का खून का रंग लाल है, आपके पास ये चाकू रखा है, आप अपनी उंगली काट करके देखो, किसी का हरा नीला पीला मिले तो बताएं। ये इतनी गहरी विचार ये भारत की धरा से निकल सकता था। इसी कारण से आप लोगों को समझ में आएगा कि भारत विश्वगुरु इन्हीं विचारों से था। यही शिक्षाएं थी जिन्होंने भारत को विश्व में प्रबल दावेदार बनाया विश्वगुरु के रूप में। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, हमने कहा विश्व के अंदर रहने वाला प्रत्येक इंसान, हमारे सनातन की परंपरा है, हम वृक्ष को भी पूजते हैं, हम नदी के पानी को भी पूजते हैं, हम पौधों की भी पूजा करते हैं, हम सूर्य देव को भी अर्घ देते हैं, हम चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। मगर ये हमारे समाज के अंदर जो जहर है, इस जहर को खत्म करते हुए मेरे साथियों, मेरी बहनों, आपसे निवेदन है कि आप सभी आज ये जो विदेश में जाने वाली जो बीमारी है, इसके ऊपर अगर कोई चोट कर सकता है, अकेला कर्ण प्रताप सिंह नहीं कर सकता। कर्ण प्रताप सिंह तो एक मंच ला सकता था अपने गुरुजनों के सानिध्य में आकर के, अपने युवा साथियों के साथ मिलकर के, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंट तो आप लोग करोगे ना? लड्डू मिल गया मेरे ख्याल, मेरी भी जीभ सूख गई सरजंट भाई। साथियों, ये विचार आपके बीच में हम लेकर के आए हैं। ये जो नाटक आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसका मेन एजेंडा क्या था, इस कार्यक्रम का मेन एजेंडा क्या था, वो आप सबके समझ में आ चुका है। मुझे ज्यादा ना बोलते हुए अंत में मैं एक ही बात कहता हूं
कि अपने माँ बाप को दुखी करके हम विदेशों में जाकर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करने के लिए जाएंगे क्या? हम विदेशों में बर्गर बेचने के लिए जाएंगे क्या? 50 लाख रुपए खर्च करके आप विदेश में बर्गर बेचने का काम करने जा रहे हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले की नौकरी करने जा रहे हो, आप साफ सफाई करने के लिए जा रहे हो। वहां पे कोई डीसीएस पे थोड़ी भर्ती करेगा आपको कोई। आज हमारी सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हैं विपक्ष के लोग कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर सरकार है कि हमारे बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये डिपोर्ट करने वाली जो परंपरा है, ये तो 2009 कांग्रेस की सरकार थी, तब से हमारे बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें गलत क्या है? आप गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किसी भी देश के अंदर जाओगे तो कोई आपको फूल माला से थोड़ी आपका स्वागत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला लेकर थोड़ी ना खड़ा है। आज हमारे बांग्लादेश घुसपैठी हमारे देश के अंदर आए, 35 घुसपैठियों के हमने दिल्ली चुनाव के अंदर हमने निकालने का काम किया। गलत किया क्या हमने? हमारी धरा को, हमारी संस्कृति को कोई तोड़े मरोड़ेगा, उसका संवैधानिक तौर पे, असंवैधानिक तौर पे उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? रोहिंग्या को बर्दाश्त करोगे क्या आप? तो आप सभी साथी जो हमारे वहां से डिपोर्ट होकर के आए हैं, उनके परिवारों से निवेदन करता हूं, युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आयन फाउंडेशन आपके परिवार के साथ, अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मैं अपनी पूरी टीम के साथ योजनाबद्ध तरीके से उन परिवारों से एक एक करके मिलूंगा। उन परिवारों की समस्या को हम लोग अपनी समस्या मान करके उनसे निजात दिलाने का काम करेंगे और उन परिवारों को हौसला देंगे। और युवा साथी जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, जो डिपोर्ट होकर के आए हैं, कि आप लोगों को कभी कतई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप एक कदम चले और आप फेल हो गए, लेकिन आपको मौका मिला है, आप अपने देश में दोबारा वापस आए हो। जो चीज आप वहां करना चाहते थे वो काम आप यहां भी तो कर सकते हो। 50 लाख रुपए खर्च करके आप ऐसा कारोबार क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप 10 लोगों की सुपरविजन कर सकते हो। लेकिन विदेश में जाकर के आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना पड़ेगा, बर्गर बेचना पड़ेगा, डिलीवरी बॉय बनना पड़ेगा। यहां पे आप 10 लोगों के ऊपर सुपरवाइजरी करोगे तो बेहतरी किस चीज में है? हाँ जी भाइयों, बेहतरी किस काम में है? भारत में रहना ना, तो सारे एक बार खड़े होकर के मुट्ठी बंद करके जोरदार नारे लगाओ। एक बार अपने अपनी सीटों पे खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। बैठना भी दोबारा कभी फिर यहीं की चल दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक छोटा सा संकल्प और ले लो, आप हाथ खड़ा कर लो। मैं आदरणीय से भी करूंगा कि आप एक बार बच्चों का साथ दें कि मैं अपने देश की, अपनी माटी की, अपनी भारत माता की, अपनी अंतिम सांस तक हर प्रकार से रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरी पहचान इस धरा से, यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपने आखिरी सांस तक इसको पूर्ण रूप से निभाने का आज प्रण लेता हूं। आप सभी युवा साथियों का ये एक संकल्प दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ एक बार। अब आपको छोटी सी जानकारी दे दो। आदरणीय कुलपति महोदय जी ने कहा था कि आयन की मेन संज्ञा क्या है, आयन का मेन एजेंडा क्या है, आयन की परिभाषा क्या है। साथियों, आप देख रहे हो, नीचे नाम होगा मेरे ख्याल, यहां इंग्लिश में स्पेलिंग है इसकी AYAN। क्या है इसकी स्पेलिंग? इसका मेन एजेंडा तो हमने बनाई तो थी नशे के खिलाफ, ये संस्था नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, एसोसिएशन ऑफ यूथ अगेंस्ट नार्कोटिक। क्या है? एसोसिएशन ऑफ यूथ अगेंस्ट नार्कोटिक, नशे के खिलाफ युवाओं का संगठन। मैंने 4 जून 2015 को आदरणीय उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक ज्ञापन सौंपा था शाहबाद में। जब वो, एक मिनट भाई एक मिनट रोक लो अमित जी, बड़ा जरूरी विषय, एक मिनट के लिए रोक लें। आदरणीय मनोहर लाल जी के समक्ष मैंने ज्ञापन लेकर के आया था अपनी टीम के साथ। उसमें 14 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें पहली मांग थी कि हरियाणा के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, पहले छापे मारते थे और छोटे छोटे खुर्दा चलाने वालों को, दारू बेचने वालों को हम पकड़ के ले आते थे। उसमें सोचते थे बहुत बड़ी खेप हाथ लगी, मगर असल में पंजाब की तर्ज पे हरियाणा में भी, क्योंकि भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व की सरकार के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर भी ड्रग्स पेडलरों ने अपनी जड़ें मजबूत कर धीरे धीरे करनी शुरू कर दी थी। तो उस पर हमने गहर चिंतन करते हुए आदरणीय मनोहर लाल जी को एक हमने ज्ञापन लिख करके दिया। उसके अंदर सुझाव के साथ साथ हमने उसका कार्य करने का तरीका भी प्रस्तुत किया था और विद इन वीक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त उसको ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाया। और आज हरियाणा के अंदर आयन फाउंडेशन की देन कह लीजिए
जब मेरे साथ उन लाखों युवाओं का या सैकड़ों हजारों युवाओं का आप बल मान लीजिए कि उनकी बदौलत आज हरियाणा के अंदर उस टाइम से लेकर जब टास्क फोर्स का गठन हुआ और आज टिल डेट तक 5400 करोड़ से लेकर के 5800 करोड़ रुपए के बीच की ड्रग्स पेडलर की जड़ों को खोखला करने का हमारी सरकार ने काम किया। ये पब्लिक डोमेनियन की बात मैं कह रहा हूं, ये कोई दिल से निकली बात नहीं है, ये पब्लिक डोमेनियन की बात है। आप सर्च कर सकते हो, आपके पास गूगल, आपके पास मोबाइल है, कि दो तो ले रहे हो आप। दूसरी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कोरोना काल के दौरान देश के अंदर युवाओं ने सुसाइड का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि हमारे देश के अंदर 80% तबका ऐसा था जो ताजा कमाता था, ताजा खाता था। मगर कोरोना काल आया, सभी को घरों में नजरबंद होना पड़ा। इतनी विकट परिस्थिति के अंदर इतनी करोड़ आबादी के होते हुए भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमाल है कि किस प्रकार उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करी, सेकंडों के हिसाब से करी, और देश ने उनकी बात के ऊपर फूल चढ़ाने का काम किया और बड़ी मजबूती से हमने उस बीमारी का सामना किया। और कोरोना काल के अंदर ही आदरणीय डॉक्टर कावेरी चौहान जी भी गई हमारे बीच से, उनके साथ मिलकर के मैंने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कार्यक्रम का नाम रखा था स्वस्थ गांव समृद्ध भारत। उसके अंदर बहुत से युवा साथियों ने मेरा साथ दिया और बहुत से सुसाइड करने वाले युवक युवतियों ने उस टाइम पे हमें मैसेज भेजा ऑनलाइन, और हमने उनके मैसेजों का जो जवाब था उनको भेजने का काम किया। उसके कारण मैं कहता हूँ 157 हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड के अंदर है फाउंडेशन के, 157 लोगों ने धन्यवाद कहा कि अपने हॉस्टल में बैठ करके, कैंटीन में बैठ करके चर्चा करते हो, फलाने मंत्री ने इतने घोटाले कर दिए, कांग्रेस की सरकार में फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने देश को लूट लिया। अरे भाई, लोकतांत्रिक देश है, आप लोगों के हाथों में किसने बेड़ियां डाल रखी है भाई? अगर कोई चीज आपको गलत लगती है, उसको सुधारने का संकल्प कौन लेगा? हम लेंगे ना, तो करोगे। आयन फाउंडेशन ने युवा चला राजनीति को और आयाम भी चलाया है, जिसके माध्यम से आप अपने देश की कोई भी आपको समस्या लगती है, कोई भी विचार लगता है, तो कर्ण प्रताप सिंह आधी रात को आधी मिस कॉल पे आपके लिए खड़ा मिलेगा। मगर आपने अब तक अपने देश के प्रति क्या किया, यह सोचने की बात है। आप अपने आप को कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हमने नारा दिया है, सक्षम युवा देश की रीढ़। मैं खुद कारोबार करता हूं, ये पानी की बोतल देख रहे हो आप, ये खुद का मेरा अपना ब्रांड है, इस देश में रह के कर रहा हूं। ये तो परिवार मजबूत हो चुका था, रिश्तेदारों ने भी कही कि अब कर्ण प्रताप सिंह को फॉरेन चले जाना चाहिए स्टडी के लिए। बहुत से लोगों ने कहा, कंपेल भी किया, लेकिन हम तो ऐसे शहर निकले, हमने तो आज तक पासपोर्ट भी नहीं बनवाया हमने कागज ही गुम कर दिए। इस देश के अंदर हमने अपना ब्रांड बनाया और ऐसे ऐसे बहुत से ब्रांड हम बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ गौतम भाई बैठे हैं, रवि भाई बैठे हैं, जसकीर्त भाई बैठे हैं, राहुल गुलिया जी बैठे हैं, कुलदीप भाई बैठे हैं, ये सभी साथी, विक्रम भाई, अपने विक्रम फ्रेंड भाई बैठे हैं, अमित मनदीप शर्मा जी बैठे हैं, हमारे जयपाल भाई बैठे हैं। ये सभी साथियों को हमने बस यहीं पैरों में बेड़ियां बांधी, तैयारी में तो थे, इनके सबके पासपोर्ट मेरे पास जब्त है। तो भाई, किसी के भी परिवार का आदमी विदेश भागने की तैयारी में हो तो आप चुपके से उसके पासपोर्ट मेरे पास जब्त करवा देना हमारे पंकज शर्मा जी बैठे हैं, यहाँ इनके लॉकर में जमा करा देंगे। तो आप लोग देश छोड़ के जाओगे क्या? रोजगार के लिए देश छोड़ोगे क्या? बाहर जाके आप लोगों को कोई डीसीएसपी लगाने वाला, आपने पेट्रोल पंप की लाइन में लग के अपने पेट्रोल भरने हैं, बर्गर बेचने हैं। आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से जितने साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं।